Hello, students of class 6th. Today we will discuss chapter number 8, Ashoka the Great, and this is part 2nd video of this chapter. So let's start our video explanation. Ashoka was brutal and ruthless and was known as Chand Ashok, means cruel Ashoka, till the Kalinga war. अशोका जो थे वो क्रूर थे और साथ में रूथलेस भी थे। तो रूथलेस का मतलब भी क्या होता है? क्रूर होता है। एंड वॉज नोन एज चंड अशोक, उनको चंड अशोक के नाम से जाने जाने लगा, और जिसका क्या मतलब हुआ करता था? क्रूअल अशोका, यानी कि निर्दयी अशोका, टिल द कलिंगा वार, जब तक कलिंगा वार नहीं हुई थी। आफ्टर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, जब वो बुद्धिज़्म में बदल गए थे या जब उन्होंने बुद्धिज़्म को गले लगा लिया था, ही वॉज कॉल्ड धर्म अशोका, तो उन्हें धर्म अशोका के नाम से जाना जाने लगा। और पायस अशोका यानी कि पवित्र अशोका। ओके, अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ देवनम पियादसी, मीन्स द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। जो अशोका थे वो अपने आप को देवानम पियादसी बोला करते थे, जिसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी कि वो भगवान के क्या माने जाते थे? प्रियतम माने जाते थे। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अशोकास धामा, यानी कि अशोका के धर्म के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। अशोका बिकेम एन आर्डेंट फॉलोअर एंड प्रोपोगेटर ऑफ बुद्धा टीचिंग्स। जो अशोका थे वो एक उत्साही फॉलोअर बने एंड प्रोपोगेटर ऑल्सो। प्रोपोगेटर का क्या मतलब है? प्रचार करने वाले। ऑफ बुद्धाज टीचिंग्स, इन्होंने क्या करा? जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थीं, यानी कि उनकी जो शिक्षाएं थीं, उनका प्रचार प्रसार किया। ही बिल्ट मैनी स्टूपाज एंड विहारास, उन्होंने बहुत सारे स्टूपाज एंड विहारास बनाए। ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द संघ एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और वो सभी जो संघ हुआ करते थे, जो कि क्या मानी जाती थी उस टाइम पे? कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, यानी कि भिक्षुकों की एक कम्युनिटी, एक समुदाय, उनसे वो बहुत करीब करीब से जुड़े हुए थे। एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे यानी कि जो बुद्धिस्ट भिक्षुक थे, उनसे भी वो बहुत करीबी तरीके से जुड़े हुए थे। ही सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू अदर कंट्रीज़, उन्होंने जो बुद्धिस्ट मशीनरीज थीं, यानी कि जो बुद्धिस्ट के जो आश्रम थे, उनको अन्य देशों में भेजा। At the same time, he was tolerant to all religions and do not force people to convert to Buddhism. और at the same time यानी उसी समय he was tolerant, वो काफ़ी सहनशील हुए, to all religions, सभी धर्मों के प्रति, and did not force people, और उन्होंने लोगों पर कोई दबाव नहीं डाला, to convert to Buddhism, कि वो अपना जो धर्म परिवर्तन है वो किस में बदल लें? बुद्धिज़्म में बदल लें। अशोकाज धामा वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड ए वे ऑफ लाइफ। जो अशोक थे उनका जो धर्म था, दैट वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है आचार संहिता,
एंड अ वे ऑफ लाइफ, और एक मतलब ज़िंदगी को जीने का एक तरीका हुआ करता था कि ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाता है। दैट वॉज रिटन इन अशोकाज धामा। ही यूज्ड ऑल द पावर्स, उन्होंने अपनी सभी ताकतें उपयोग में ली, एंड रिसोर्सेस, और जितने भी संसाधन थे उनको उपयोग में लिया, टू स्प्रेड द बुद्धा टीचिंग्स, और उन्होंने जितनी भी बुद्धा की शिक्षाएं थीं उनको फैलाने में इन सभी पावर्स और रिसोर्सेस का उपयोग किया। ही वेंटेड टू रूल हिज एम्पायर बाय धामा, वो चाहते थे कि वो अपने साम्राज्य को धर्म के द्वारा क्या करें, उसका शासन करें। ही टोल्ड हिज ऑफिशियल्स टू बी काइंड, उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को बताया कि दयालु रहने के लिए, एंड टॉलरेंट टुवर्ड्स द पीपल, और लोगों के प्रति सहनशील रहने के लिए उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को बताया। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिशियल्स कॉल्ड धामा महामत्रास टू सी द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उन्होंने स्पेशल ऑफिशियल्स को भी क्या करा, अपॉइंट किया, जिनको उन्होंने बोला धामाज महामत्रास, जिन्होंने लोगों के कल्याण को देखा। अहिंसा नॉन वायलेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अशोकाज धामा, जो अहिंसा थी यानी कि जो नॉन वायलेंस था, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर, वो बहुत ज़रूरी विशेषता थी अशोक के धर्म की। ही वॉज अगेंस्ट द अननेसेसरी मैसेकेयर ऑफ पीपल, और वो विरुद्ध थे जो अननेसेसरी यानी बिना मतलब की जो मारकाट हुआ करती थी लोगों के बीच में, उसके। हैंस द पीपल वर प्रोटेक्टेड बाय द किंग लॉज, और इसी वजह से जो लोग बाग थे वो राजा की जो नीति थी उनसे बचे हुए रहते थे। हंटिंग वॉज डिस्करेज्ड, जो हंटिंग थी यानी कि जो शिकार था उसको क्या किया गया, हतोत्साहित किया गया। एंड वेजिटेरियनिज्म यानी कि जो शाकाहार है उसको प्रोत्साहित किया गया। ही ट्रीटेड ऑल पीपल एज इक्वल एंड सेट प्रिजनर्स फ्री, उन्होंने सभी लोगों को एक समान रूप से ट्रीट किया, एंड सेट प्रिजनर्स फ्री, और उन्होंने जो कैदी थे उनको फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। ही प्लांटेड ट्रीज, डग वेल्स एंड मोस्ट हॉस्पिटल्स फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, उन्होंने पेड़ों को उत्पन्न किया या पेड़ों को लगाया। डग वेल्स, उन्होंने कुएं खुदवाए। एंड मेड हॉस्पिटल्स फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जानवरों के लिए और ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव लोगों के लिए, दोनों के लिए उन्होंने क्या बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए। ही एडवोकेटेड द पीपल टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, उन्होंने लोगों की वकालत की कि वो अपने माता पिता की क्या करा करें, उनका आदर सम्मान किया करें। एंड शो रिगार्ड फॉर द स्लेव्स ऑल्सो, और जो उनके स्लेव्स थे यानी कि जो उनके
जो उनके कैदी थे उनके खिलाफ भी उन्हें रिगार्ड्स यानी कि सम्मान दिखाने के लिए कहा। अशोकास धामा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप। जो अशोका का जो धर्म था उसके अंदर जो भगवान की पूजा थी उसको शामिल नहीं किया गया था। और परफॉर्मिंग ए सेक्रीफाइस, या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए जब आप बलिदान दे देते हैं तो उस चीज़ के लिए बलिदान देना भी उनके धर्म में शामिल नहीं था। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स यानी एडिक्ट्स का क्या मतलब है? आदेश पत्र। अशोका वाउड टू स्प्रेड द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। अशोका ने कसम खाई कि वो बुद्धिज्म के जो सिद्धांत थे उनको फैलाएंगे। He had inscriptions carved out on rocks in numerous places all over his empire। और उनके पास शिलालेखों की क्या हुआ करती थी? नक्काशी हुई रहती थी चट्टानों पर। इन न्यूमरस प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर। ऑल ओवर हिज एम्पायर, उनके साम्राज्य के चारों तरफ। द अशोकन रॉक एडिक्ट्स आर अ कलेक्शन ऑफ 33 इंस्क्रिप्शंस। जो अशोका थे उनके जो आदेश पत्र जो कि चट्टानों पर लिखे रहते थे उनका जो कलेक्शन था उसमें 33 शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस उनकी नक्काशी हुआ करती थी ऑन द पिलर्स यानी कि खंभों पर। बिग बाउल्डर्स, केव्स एक्सेट्रा। जो बिग बाउल्डर्स थे और जो केव्स थी यानी कि गुफाएं थी उन पर उनके जो शिलालेख थे वो उनकी नक्काशी हुई रहती थी। These rock edicts emphasize Emperor Ashoka beliefs in the concept of dharma and focus on religious, social and moral concepts। और ये जो रॉक एडिक्ट्स थे ये क्या करते थे? एम्फेसाइज यानी कि जोर दिया करते थे। एम्परर अशोका बिलीफ, किसकी तरफ ये फोकस किया करते थे स्टूडेंट्स? किसकी तरफ इनका एम्फेसाइज रहता था? कहाँ पर जोर दिया करते थे? जो अशोका का जो विश्वास था वो भी किसमें? उनके धर्म का जो उनका कॉन्सेप्ट था उसमें। एंड फोकस ऑन रिलीजियस यानी कि धार्मिक, सोशल यानी कि सामाजिक एंड मॉरल कॉन्सेप्ट, उन पर क्या हुआ करता था? अशोका का जो विश्वास था वो बढ़ गया था तो उस पर अशोक जो थे वो फोकस किया करते थे। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट का मतलब है कला एंड आर्किटेक्चर का मतलब है वास्तुकला। द मौर्यन पीरियड इज मार्क्ड बाय एन एडवांस्ड लेवल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो मौर्यन पीरियड था यानी जो मौर्यंस का जो काल था उसमें एडवांस्ड लेवल यानी कि एडवांस्ड स्तर पर आर्ट यानी कि कला एंड आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला हुआ करती थी।
It was greatly influenced by the Buddhist art. और जो बुद्धिस्ट आर्ट थी उससे ये जो कला और वास्तुकला हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई. द अशोकन पिलर्स, न्यूमरस स्टूपास, sculptures, cave residence of ascetics, etc., stand out as fine examples of Mauryan art. जो अशोकन पिलर्स थे और जो बहुत सारे क्या थे, स्टूपास थे, स्कल्पचर्स थे यानी कि मूर्तियाँ थीं, केव रेजिडेंस थे. केव रेजिडेंसेस मतलब जो गुफाएं हुआ करती थी वो उस समय जो सन्यासी हुआ करते थे उनका रहने का एक ठिकाना थी. तो ये सभी चीज़ें स्टैंड आउट एज फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन आर्ट. ये सभी कुछ उदाहरण हुआ करते थे मौर्यन आर्ट के, यानी जो मौर्यंस की जो कला हुआ करती थी उसके. द टॉल अशोकन पिलर्स वर मेड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन. जो बड़े बड़े अशोक के जो पिलर्स थे वो एक ही टाइप के पत्थर के बने हुए हुआ करते थे. विच वाज कट, शेप्ड एंड पॉलिश. जिनको काटा जाता था, इनको आकार दिया जाता था और इन पर पॉलिश की जाती थी. वन सच पिलर वॉज इरेक्टेड एट सारनाथ इन उत्तर प्रदेश. इनमें से एक पिलर जो है वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में सीधा खड़ा हुआ था. द टॉप पोर्शन ऑफ दिस पिलर कॉल्ड द लॉयन कैपिटल. और जो ऊपरी हिस्सा था इस पिलर का उसको क्या बोला गया, लॉयन कैपिटल. हैज़ 4 लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक. और इस पे 4 जो शेर थे वो एक के पीछे एक खड़े हुए थे, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है. देयर इज़ अ पिलर ऑन विच at the top portion of this pillar you are seeing the 4 lions that are standing back to back. So this is called as the lion capital. This is the pillar name. It is now the national symbol of India. और ये अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है. Another masterpiece of Mauryan art is the Great Stupa at Sanchi. और जो दूसरा मास्टरपीस है मौर्यन आर्ट का, मौर्यन कला का, इज अ ग्रेट स्टूपा एट सांची. सांची एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक काफ़ी महान स्टूपा जो कि एक और उदाहरण है किसका, मौर्यन आर्ट का, वो हुआ करता था. इट इज़ नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और अब ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अब ये वहाँ पर है. तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स रूलिंग द एम्पायर. द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, शासन प्रबंध. इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन एंशियंट टाइम. और प्राचीन काल में जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मौर्यन शासन प्रबंध था, वो क्या था, सब में बेस्ट था, सब में बहुत बढ़िया था. देयर वॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. इसमें राजनीतिक स्टेबिलिटी थी. विच रिजल्टेड इन एन एरा ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो कि उस सदी में जो आर्थिक विकास था उसको बनाने में और जो
सोशल हार्मनी थी, यानी कि जो सामाजिक रूप से जो सामंजस्य बैठाया जाता है उसमें रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहनशीलता बनाने में, स्प्रेड ऑफ नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान का विस्तार करने में, एंड प्रोग्रेस इन द साइंसेस, और साइंस की क्या हो, प्रगति हो, उसमें रिजल्टेड हुआ, मतलब उस इरा का जो परिणाम निकला वो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल सिटी, और जो पाटलिपुत्र थी वो क्या थी, राजधानी थी उस शहर की। द कैपिटल एंड द सराउंडिंग एरियाज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद द एम्परर एज द सुप्रीम हेड। जो राजधानी थी और जो उसके आसपास के क्षेत्र हुआ करते थे वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में थे, विद द एम्परर, और इनके साथ में कौन हुआ करता था, सम्राट हुआ करता था, दैट वाज कॉल्ड एज सुप्रीम हेड, जो कि वहाँ का क्या था, सर्वोच्च प्रधान माना जाता था। ही वॉज ऑल्सो द सुप्रीम हेड ऑफ द आर्मी, और वो सर्वोच्च प्रधान हुआ करता था किसी भी आर्मी का, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द किंगडम, और जो न्यायाधीश होते हैं किसी भी राज्य के, वो भी कौन था, सुप्रीम हेड यानी कि सर्वोच्च प्रधान। ही यूटिलाइज्ड द सर्विसेज ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसने उपयोग किया जो चीफ जस्टिस है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो उसने किस चीज़ का उपयोग किया, उसने जो सर्विसेज थी उसका उपयोग किया ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो मंत्रिमंडल था उनके सर्विसेज को का उपयोग किया। प्रिंसेस यानी कि जो राजा हुआ करते थे उनकी जितनी भी सर्विसेज थी उनका उपयोग किया। एंड ऑफिशियल्स कॉल्ड महामत्रास, उनका उपयोग किया टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रबंध को चलाने के लिए। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस, जो साम्राज्य था उसको 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। दीज वर तोसली इन द ईस्ट, इनमें से एक था पूरब में तोसली। उज्जैन इन द वेस्ट, उज्जैन कहाँ पे था, पश्चिम दिशा में। सर्वा नागरी इन द साउथ, जो सुरवा नागरी था वो कहाँ पर था, दक्षिण में। एंड तक्षशिला इन द नॉर्थ, और उत्तर में कौन कौन सा प्रांत था, तक्षशिला। These provinces were ruled by royal princes sent as governors, और इन प्रांतों को का जो शासन किया जाता था वो रॉयल प्रिंसेस यानी कि जो शाही घराने के जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनके द्वारा इन प्रांतों का शासन किया जाता था। दैट वाज सेंट एज गवर्नर्स, इनको राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। दो देवर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर, हालांकि ये जो प्रांत हुआ करते थे ये किसी भी केंद्र के
नियंत्रण में हुआ करते थे। दे एक्सरसाइज्ड सम ऑटोनॉमी, और इन्होंने जो स्वराज्य था उसकी क्या करी, कवायद करी। द एम्परर कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द एरियाज बिटवीन द प्रोविंसेस, जो सम्राट हुआ करता था वो इकट्ठा करता था श्रद्धांजलि यानी ट्रिब्यूट को फ्रॉम द एरियाज बिटवीन द प्रोविंसेस, उन क्षेत्रों से जो कि उन प्रांतों के बीच में पड़ा करते थे। दे वर मेड यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस, और वो जितने भी संसाधन थे जो कि वहाँ पर पाए जाते थे उनका उन्होंने क्या करा, उपयोग किया। एंड एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर द रोड्स एंड रिवर्स, और उन्होंने रोड्स और रिवर्स पे क्या पाया, नियंत्रण पाया। द डेंसली फॉरेस्टेड रीजन्स वर द होम्स ऑफ ट्राइबल्स, जो डेंसली फॉरेस्टेड रीजन्स थे देवर द होम्स ऑफ ट्राइबल्स, ये आदिवासियों का घर हुआ करते थे। दे फंक्शनड इंडिपेंडेंटली, और इनका जो संचालन था वो बहुत आज़ादी के साथ हुआ। बट पेड ट्रिब्यूट टू, लेकिन इन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। द एम्परर इज काइंड, और जो सम्राट हुआ करता था वो काइंड यानी कि दयालु हुआ करता था। ट्रिब्यूट इज नॉट कलेक्टेड पीरियोडिकली, जो श्रद्धांजलि थी वो पीरियोडिकली नहीं कलेक्ट की जाती थी, नहीं इकट्ठी की जाती थी। इट कैन बी इन कैश, या तो वो पैसों में हुआ करती थी, और काइंड या कोई और प्रकार भी हुआ करता था। एंड गिवन बाय द पीपल विलिंगली टू द एम्पायर, और ये लोगों के द्वारा उनकी इच्छा से सम्राट को दी जाती थी। टैक्स ऑन द अदर हैंड इज कलेक्टेड पीरियोडिकली, जो टैक्स था यानी कि जो कर था वो दूसरे हाथ पे इकट्ठा किया जाता था पीरियोडिकली, यानी कि कभी कभी उसको इकट्ठा किया जाता था। The Arthshastra tells us that land revenue was a major source of income for the state. जो अर्थशास्त्र था वो ये बताता था कि जो भू राजस्व है that was a major source of income, वही क्या था, एक इनकम का क्या था, स्रोत था उस समय किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी राज्य के लिए। स्पेशल ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स, और बहुत ज़्यादा स्पेशल ऑफिसर्स को क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था कि वो आए और जो टैक्स है, जो कर है, उसको इकट्ठा करें। ऑल फार्मर्स हैड टू गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एज टैक्स, जितने भी किसान हुआ करते थे उनको कुछ मात्रा में क्या दी जाती थी, फसलें दी जाती थी जिनको वो कर लेकर के उत्पन्न करते थे, यानी कि टैक्स लेते थे और फिर उनको क्रॉप्स को यानी कि फसलों को उत्पन्न किया करते थे। द पीपल ऑल्सो पेड सेल्स टैक्स, जो लोग थे उन्होंने बिक्री कर देना शुरू किया। एंड वाटर टैक्स, और जो पानी कर है उसको भी देना शुरू करा। द टैक्सेस कलेक्टेड एनेबल्ड
द एम्परर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर। और ये जो टैक्सेस थे, ये जो कर थे, जब इनको इकट्ठा किया जाता था तो ये ही किसी सम्राट को सक्षम बनाते थे कि वो एक मजबूत साम्राज्य स्थापित या फिर बना सके। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।